हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों 12th क्लास खत्म हो चुकी है। सीयूटी की प्रिपरेशन आप दबा के कर रहे हो ज़बरदस्त तरीके से। आई थिंक आप सबने स्टार्ट कर दी होगी। जिसने स्टार्ट नहीं करी होगी तो आज से हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाले हैं। अब जो सबसे पहला टॉपिक मैं लेने वाला हूं, जो सेक्शन ए में हमारे पास पार्ट्स आने वाले हैं, उसमें जो सेक्शन ए में कॉमन टॉपिक्स होंगे, जो कोर मैथ्स के भी होंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स के भी होंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस से। चाहे आप कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करो यार, चाहे कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करो, लेकिन सबसे पहले आपको सारे बेसिक्स एक बार रिवाइज करने हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे मत चले जाना कभी भी। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाने का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो यार। क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस के बेसिक समझो। बेसिक जब आप समझ लोगे तो कई बार क्वेश्चंस आपको ना भी आता होगा ना वहां पर डायरेक्टली, तो बेसिक्स की हेल्प से आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने, चाहे आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर देते हो, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आगे आप शॉर्टकट मेथड्स पे जा सकते हो, उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है उसके बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम, कि कैसे क्वेश्चंस को आपको डील करना है, कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कैसे पहचानना है कि भाई ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो आसान पड़ेगा। क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर पे जा सकते हो, या आप आंसर से क्वेश्चन पे आ सकते हो। तो वो अलग अलग तरीके में, अलग अलग सीन में, अलग अलग तरीके से होगा। तो क्वेश्चंस हम ढेर सारे करेंगे अगली क्लास में, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें मैं सिर्फ आपको मैट्रिसेस एक बार सारा का सारा रिवाइज करा रहा हूँ, पूरा मैट्रिसेस रिवाइज करा रहा हूँ एक ही वीडियो में। आप ये कह सकते हो कि मैट्रिसेस का वन शॉट है, आप ये कह सकते हो। तो सारा कुछ मैट्रिसेस रिवाइज करेंगे। जो जो आपके सीयूटी में आना है, जो सीयूटी में नहीं आना, वो रिवाइज नहीं करा रहा हूँ मैं। तो कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपने अप्लाइड में पढ़ा हुआ था क्लास 12th के सिलेबस में, लेकिन वो सीयूटी में नहीं आ रहा है, तो वो हम नहीं करेंगे। सिर्फ सीयूटी बेस्ड एग्जाम को हम करेंगे यहाँ पर। करेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहली चीज में भाई मैट्रिक्स पे उस पे आ जाता हूँ मैं, कि भाई इसका जो इंट्रोडक्शन है ना, मैट्रिसेस है क्या। सबसे पहले हम इसी पे आ जाते हैं। मैट्रिसेस एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि मैट्रिसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, जहां पर आप टर्म्स को रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करते हो इन द फॉर्म ऑफ ए ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज। उसके अंदर हम जब ऑर्डर लिखते हैं उसका, तो उसमें एम रोज और उसके अलावा एन एलिमेंट्स, एन कॉलम्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो m और n होता है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, आप लोगों को ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारा कुछ। और इसको हम रीड करते हैं ऐसे m/n। जब भी हम मैट्रिक्स को एक जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, जनरलाइज मतलब उसको हम एक जनरल फॉर्म में बताते हैं, तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये होगी आपकी रो, ये रो 1 हो गया, फिर रो 2 होगी, फिर रो 3 होगी। इस तरह से करते करते जब भी आप हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे तो क्या काउंट करना है, रो। जब भी आप वर्टिकल काउंट करेंगे क्या काउंट करना है, कॉलम। ठीक है, आप वो म्यूजिक सिस्टम में भी कॉलम लाते हैं ना, कॉलम मतलब जो खड़े करते हैं ऐसे, ठीक है, उनको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कॉलम क्या है आपके पास, जो ऐसे वर्टिकल हैं ये कॉलम, जो लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं वो क्या है, रो। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि मैट्रिक्स A = AIJ। फिर उसका बाद हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर AIJ क्या मतलब होता है, AIJ मतलब होता है कि वो जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, उस एलिमेंट का आपको मतलब आपका उसका पता क्या है। कैसे पता चलेगा कि उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है। अगर आप किसी के घर जाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस तो चाहिए ना। अब उसका एड्रेस चाहिए तो यहाँ पर जो AIJ लिखा हुआ है ये इसका एड्रेस है। अब यहाँ पर ये एक जनरलाइज फॉर्म आपको दे दी है सारे एड्रेस की। जब हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 2 3, तो इसका एड्रेस हो गया कि भाई ये सेकंड रो में रहता है और तीसरी उसमें कॉलम में रहता है। ठीक है, सेकंड रो में तीसरी, यानी सेकंड वाली गली में तीसरे नंबर का मकान इसका है। तो वहाँ पर इसको पकड़ लो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। तो जो मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी वहाँ पर आप इस पे जाएंगे तो आपके पास इसका एलिमेंट आपको मिल जाएगा। पहला वाला जो आई होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। बाद में जो हम जे लिखते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स की बात जब हम करेंगे, नाम में इसके अंदर क्या आ रहा है, कंपेयर।
यानी जिस मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर सकते हो, जिन दो मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर सकते हो उसको बोलते हैं कंपेरेबल। द मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल और कंपैटिबल इफ ईच वन ऑफ देम कंटेन एज मेनी रो एंड कॉलम एज द अदर। जितने एक के अंदर रो है उतने ही दूसरे के अंदर रो होने चाहिए, जितने एक के अंदर कॉलम है उतने ही दूसरे के अंदर कॉलम होने चाहिए। जैसे मान लो आपने लिखा मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6, अब यहां पर इसके अंदर 2 रो है 3 कॉलम है। आपने एक मैट्रिक्स लिखी बी 3 1 4 2 1 5, तो यहां पर भी 2 रो 3 कॉलम है। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं, दोनों मैट्रिक्स कंपेटिबल हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट भी आप इसे बोल सकते हो, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो साइन है ना, इसे उड़ाते हुए साइन लगाना है ये, ठीक है, जैसे आप सिमिलर ट्रायंगल्स में लगाते थे। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, मतलब सिर्फ इसका मतलब इतना ही है कि दोनों के रो और दोनों के कॉलम सेम है, ठीक है। अब बारी आती है भाई इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड aij इक्वल्स टू bij फॉर ऑल i एंड j। मतलब सारे एलिमेंट सेम है, बस इक्वल का मतलब सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है। जितने रो हैं उसके अंदर पहले दूसरे के अंदर भी उतने रो हैं, रो और कॉलम सेम है, वो तो इसके अंदर भी होते हैं। इसके अंदर क्या डिफरेंस हो जाता है कि उनकी वैल्यूज़ भी सेम हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर ए मैट्रिक्स ये है और मैं सी मैट्रिक्स ले लूँ एक, तो ये मैट्रिक्स ए और सी दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अगर आप यहां पर बी और सी को करोगे तो बी और सी भी कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, कंपैटिबल मैट्रिक्स हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। तो यहां पर आप ए और सी को लिख सकते हो इक्वल है, लेकिन अगर आप ए बी को दिखाओगे तो ये इक्वल नहीं है, आप बी सी को दिखाओगे तो ये भी इक्वल नहीं है। तो ये साइंस अगर इस तरह से लगे हों तो उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि किस तरह की मैट्रिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं कि क्या मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है, अब आती है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब उसमें तो हमारे ज़्यादा काम आया नहीं है, ठीक है, जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें तो ज़्यादा काम आया नहीं, लेकिन क्योंकि अब MCQs हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी मैट्रिक्स किस टाइप की है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड द, वहाँ क्या लिख दिया कॉलम, चलो एडिटिंग में गलती है जी, यहाँ पर लिख दिया हमने रो मैट्रिक्स, ठीक है, इसको ठीक करेंगे। और हाँ, जो भी है मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स आपको गॉड क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल होंगे, जो फ्री कंटेंट मटेरियल होता है वहाँ पर जाएंगे तो अब ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मे बी आज ना मिले, 1-2 दिन के अंदर ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो वहाँ पर मैं ये जो करेक्शन आ रही है ना, इन करेक्शन को भी कर लूँगा ताकि ठीक हो जाए। तो ये कह रहा है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होती है, ओनली वन रो, उसको हम बोलेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। जैसे अगर आप लिख देते हैं 2 3, आपने लिखा है एक ही रो, तो ये रो मैट्रिक्स है। आपने लिखा है यहाँ पर 2 3 4 5, ये यहाँ पर एक ही मैट्रिक्स है। तो इस तरह यानी यहाँ पर आप जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा आएगा ये 1/n। n मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। रो तो भाई इसके अंदर एक ही है ना, रो तो इसके अंदर एक ही है ना, एक ही रो है। कॉलम जितने मर्जी हो जाएं कुछ फर्क नहीं पड़ना, रो मैट्रिक्स वो फिर भी रहेगी क्योंकि कॉलम उसमें एक ही होगा। जब कॉलम रो उसमें एक ही होगी, रो एक है, कॉलम जितने मर्जी हो जाएं उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स की बात आती है तो इसका उल्टा कर दो आप भैया, जब एक कॉलम होगा तो उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ कॉलम मैट्रिक्स लिखा आपने ऐसे 1 2 3, एक कॉलम होना चाहिए, रो यहाँ पर जितनी मर्जी आ जाए, तो इसका जो ऑर्डर होगा कॉलम मैट्रिक्स का ये क्या आ जाएगा m/1। यहाँ पर m किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है, आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। अब आप वहाँ पर ये मत चलाने लगना कॉलम तो दिए नहीं, ऑर्डर कैसे बताएं हम। तो कॉलम आपको वहाँ पर वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा, m n इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि 2 3 4 इस तरह से कुछ दे दिया जाए। तो ऑर्डर आपको इस तरीके से रो का और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से रिप्रेजेंट करना है।
नल और जीरो मैट्रिक्स, भाई नल मैट्रिक्स कह लो, जीरो मैट्रिक्स कह लो जी, वॉइड मैट्रिक्स कह लो, बहुत सारे नाम है इसके, इसकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि इसको समझना बड़ा ही आसान काम है। सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाएं, सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, कैसे भी मैट्रिक्स हो, लेकिन मैट्रिक्स होनी चाहिए भाई, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, कैसे भी मैट्रिक्स हो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये बन गया आपका नल मैट्रिक्स। ठीक है, आपने अगर दो एलिमेंट भी लिख दिए, ये बन गया नल मैट्रिक्स। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ओ से। जो भी मैट्रिक्स होती है, हमेशा मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमेशा मैट्रिक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर साइड्स बराबर होती है, तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो हम बोलेंगे इस तरह की जो मैट्रिक्स है ये है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अब जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे अगर आप 2 बाई 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हो, तो आपने एक मैट्रिक्स लिखी ऐसे 1 2 3 4, या आपने एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स लिखी 3 1 2 1 5 6 2 9 2, तो इसके अंदर ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट बनेंगे यहाँ से, ये जो एलिमेंट बनेंगे, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, जब भी आप डायगोनल एलिमेंट काउंट करोगे हमेशा इसी डायरेक्शन में काउंट करने हैं। अब इसी डायरेक्शन में काउंट करने का मतलब ये ऐसे रट्टा नहीं मारना कि भाई इसी डायरेक्शन में काउंट करने, डायरेक्शन उल्टी होगी तो डायगोनल उल्टे हो जाएंगे। उसका रीज़न है। रीज़न क्या है? अगर आप देखो इनका जो प्लेस देखोगे ना, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, इनका जो प्लेस देखोगे, जैसे 3 को अगर हम ले तो 3 यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम 5 को लेते हैं तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम 2 को लेते हैं, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। अगर आप ये वाले एलिमेंट लोगे, उल्टा करोगे, तो इनका जो प्लेस है वो अलग अलग हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेस जिनका एक जैसा होता है, A11 A22 ANN, इस तरह के जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। एंड द लाइन जॉइनिंग दीज एलिमेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। तो ये वर्ड्स ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल बोल दिया, लीडिंग डायगोनल बोल दिया। अब लीडिंग डायगोनल अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ परेशान रहोगे, लीडिंग डायगोनल है क्या ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इस तरीके से समझते चलना है, बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलना है। अब डायगोनल एलिमेंट हमने समझ लिया कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। अब ये कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखना कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स वो नहीं है तो वो डायगोनल भी आप नहीं बना सकते उससे। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उससे आप डायगोनल एलिमेंट नहीं निकाल सकते हो। डायगोनल एलिमेंट के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, मतलब अगर हम 3 बाई 3 की बात करें तो नॉन डायगोनल मतलब ये जो 3 एलिमेंट होंगे इनको छोड़कर बाकी सब जीरो होना चाहिए। यहाँ पर आ गया 7 1 3, यहाँ पर ये सब जीरो होना चाहिए। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। द डायगोनल एलिमेंट मे और मे नॉट बी जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो भी सकते हैं और जीरो ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो हो भी सकते हैं, जीरो ना भी हो। Thus a square matrix is a diagonal matrix if aij equals to 0 when I is not equals to j। अगर i और j मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उनको छोड़ दो तो बाकी सब कुछ अगर जीरो होता है तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये सारे के सारे जीरो हो जाएं तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? जी, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको डायगोनल एलिमेंट की, डायगोनल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से क्या इनको देखना, इनको, ये तीनों जीरो हैं, ये तीनों जीरो हैं, बाकी कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर जीरो हो चाहे ना हो, लेकिन अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो इसका मतलब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये नल मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। एक मैट्रिक्स है, नाम कई सारे हैं, काम कई सारे हैं। स्केलर मैट्रिक्स, अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट सारे सेम आ जाएं डायगोनल मैट्रिक्स के, अगर डायगोनल मैट्रिक्स आप बोल रहे हो तो ऑब्वियस है, डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप बोल रहे हो तो ये तो ऑब्वियस है कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे, मान लो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन ये तीनों सेम होने चाहिए। इस तरह की मैट्रिक्स होगी स्क्वायर।
और स्केलर। अब जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या है, ये वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई बड़े काम की मैट्रिक्स है, बड़े काम की। इसको आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ आई से डिनोट करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये सारे के सारे आपके 1 होने चाहिए, 1 1 1। बाकी यहाँ पर कुछ भी हो, बाकी यहाँ पर कुछ भी का मतलब 0 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये डायगोनल वाले एलिमेंट है ये आपके 1 1 1 ही होने चाहिए। इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब भी आप यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं तो कई जगह आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको लिखा मिलेगा ऐसे I2। I2 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें जो मैट्रिक्स लिखी जाएगी वो ऐसे आ जाएगी 1 0 0 1। अगर आपको लिखा मिलता है I3 तो इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह से आप इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हो, चाहे आप ऑर्डर 3 की बनाओ या ऑर्डर 2 की बनाओ, जैसे भी आपको क्वेश्चन की डिमांड होगी। अगर कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में तो जो क्वेश्चन में बाकी चीज़ें दी हुई हैं, बाकी मैट्रिक्स दी हुई है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशंस की। ठीक है, ऑपरेशंस अब करने हमें। ऑपरेशन जब हम करेंगे, ऑपरेशन जब हम करेंगे तो ऑपरेशन का मतलब उनमें कुछ एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इंजेक्शन लगा लगा के ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब आप करोगे तो अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, A एंड B आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन देयर सम A प्लस B इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A एंड B। सबसे पहली कंडीशन तो ये है एडिशन में, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स आपके पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, बी मैट्रिक्स भी आपके पास इसी ऑर्डर की है, तो आप उन दोनों को ऐड कर सकते हो। ऐड करना आसान है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ध्यान रखना है। ए आपके पास ऑर्डर कुछ भी दिया हो, बी का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी दोनों को आप ऐड कर सकते हो, तभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड करना आपको आता है अच्छी तरीके से, ऐड करना आपको आता है अच्छे तरीके से। ऐड किया यहाँ से 1 + 1 ये आ गया 2, 2 + 2 ये आ गया 4, 3 + 3 ये आ गया 6, 4 + 4 ये आ गया 8, 5 + 5 आ गया 10, 6 + 6 आ गया 12। यहाँ पर मैंने सेम मैट्रिक्स ले ली है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 ही होना चाहिए, तभी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है A + B, इसका ऑर्डर भी यही आएगा, इसका ऑर्डर भी यही आएगा सेम। अब सेम चीज़ यहाँ पर आप डिफरेंस में लगा सकते हो, सब्ट्रैक्शन में लगा सकते हो। 2 मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। यानी सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, जो एडिशन में होगा वही सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ अब बड़ी इंपॉर्टेंट काम आएंगी आपके। ठीक है, अभी पहले जो CBSE एग्ज़ाम था उसमें इतना ज़्यादा इनका रोल नहीं था, लेकिन MCQ एग्ज़ाम में इनका अब ज़्यादा रोल हो जाता है। अब यहाँ पर आपसे एक पहले प्रॉपर्टी में बता रहा है कि A + B B + A कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप A + B करो या B + A करो, रिजल्ट आपका बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्वेश्चन आ सकता है, इज एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव और नॉट, यस नो और नन ऑफ दीज, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, पहले आप A + B को ऐड करोगे, फिर C को ऐड करोगे, या फिर आप पहले B + C को ऐड करके फिर उसमें A ऐड करोगे, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, ये भी होता है। थर्ड में क्या कहता है, फॉर एनी मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट A + 0 = 0, 0 नहीं एक्चुअली वो O है, इज इक्वल्स टू 0 + A इक्वल्स टू में A। तो ये कह रहा है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप O मैट्रिक्स को ऐड करोगे या O में किसी दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करोगे, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A में मैंने ऐड किया नल मैट्रिक्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब O क्या है हमारे पास, O इज़ कॉल्ड एन द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिसेस। तो O क्या है यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, O। ठीक है, फॉर एनी मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स -A सच दैट A + -A = 0। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका नेगेटिव माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई -A
माइनस ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर इसका उल्टा भी आप कह सकते हो कि प्लस ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। तो क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए या व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो बस आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी देन बी इक्वल्स टू सी। यहाँ से अगर a प्लस बी और a प्लस सी दोनों बराबर हैं तो आप a से a को कट कर सकते हो, b इक्वल्स टू सी, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर यहाँ पर जो सेम वाली मैट्रिक्स है वो राइट में आ जाए तो उसको बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। काम वही करना है, ठीक है। राइट वाला कैंसिल होगा तो राइट कैंसिलेशन लॉ हो गया, लेफ्ट वाला कैंसिल होगा तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स में हमारे पास और क्या आता है, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब एक मैट्रिक्स है और एक स्केलर है, एक मैट्रिक्स है एक स्केलर है, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि कोई स्केलर नंबर है उसको किसी मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करा तो हम बोलेंगे कि भाई इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाई के एंड इज डिनोटेड बाय के ए। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है एक 1 2 3 4 और एक स्केलर क्वांटिटी आपको चाहिए 3a। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं a के उन सबको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 2 है तो 2 से कर दो, -3 है -3 से कर दो, 1/2 है 1/2, यानी स्केलर कोई भी नंबर आए उससे आपको सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, किसी एक या किसी दो को नहीं करना, सबको करना है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपके पास ये लैम्डा और म्यू कोई दो स्केलर क्वांटिटी हैं, इसको आप किसी एक मैट्रिक्स से ऐड कर रहे हो तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में होता है लैम्डा इंटू ए म्यू इंटू ए, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लैम्डा इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा ए को मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है कि अगर दो स्केलर है और दो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में मतलब लैम्डा इंटू में म्यू इंटू में ए, तो आप चाहे लैम्डा म्यू को इकट्ठे कर लो, चाहे यहाँ पर आप लैम्डा को पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे म्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो मैट्रिक्स आपके पास आई एक, मेरे को चाहिए 3 इंटू में 2 इंटू में मैट्रिक्स ए। अब इसको चाहे मैं ऐसे लिख लूँ, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ और चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तीनों में बात एक ही पड़ेगी आपको, ठीक है। ये भी आपके पास स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो स्केलर को, ठीक है। बीच में लिखना चाहो बीच में लिख दो, पहले लिखना चाहो पहले लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो मल्टीप्लाई करके लिख दो। ऐसे अगर माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी आपके पास माइनस में है तो आप माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप लैम्डा को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस साइन लगा दो, या फिर आप माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा से। तीनों से आपका जो रिजल्ट है वो सब कुछ सेम ही आएगा। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैट्रिक्स में आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो कब मल्टीप्लाई होगा, कब मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपको समझना है। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, ये कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम हमेशा ये देखेंगे कि पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो सेम है या नहीं है। ये भी यहाँ पर n है और ये भी यहाँ पर n है, अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, कितना भी जोर लगा लेना मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। और अगर ये मल्टीप्लाई हो सकता होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, जो यहाँ से आपके पास रो आती है m, यहाँ से आपके पास कॉलम आता है p, तो ये m/p इस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आएगा। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं भी है। अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्या नहीं है। तो हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वैसे आपको आता होगा लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपको सारा का कुछ रिकॉल हो जाए। तो एक हमने मैट्रिक्स ले ली यहाँ पर 2 3 4 1 0 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 2/3 है, 2 रो हैं 3 कॉलम है। तो यहाँ जो मैट्रिक्स होनी चाहिए ना उसके अंदर 3 रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो जाए लेकिन 3 रो होनी चाहिए। तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ 1 2 3, तो यहाँ पर 3 रो हैं और एक कॉलम है।
तो आपसे ना नॉर्मल एमसीक्यू जब आप करोगे ना तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ तक मुझे लगता है आपसे ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऑर्डर क्या आएगा इसका। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/1। क्या बनेगा, 2/1। ऑर्डर पूछेगा तो आप आंसर सिर्फ इतना दे सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया जाए या मल्टीप्लिकेशन की आपको ज़रूरत पड़े तो कैसे करना है, आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक आप पहली रो को लेके चल रहे हो, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास एक ही एलिमेंट आएगा उन सबको सॉल्व करके, यानी 2 × 1 2 आ गया, प्लस 3 × 2 6 आ गया, प्लस 4 × 3 12 आ गया। यानी जब तक आप पहली रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तक आपके पास एडिशन बीच में लगाते जाओ, एक एलिमेंट बन के आएगा। मान लो यहाँ पर एक कॉलम आपको और दे दिया जाता, मान लो यहाँ पर आपको एक कॉलम और दे दिया हमने, ये आ गया। अब इसका ऑर्डर बन गया आपके पास 3/2, ठीक है। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 2/2 का आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब इस रो को हमने इस कॉलम से तो कर दिया, ये आ गया। अब इस रो को इस कॉलम से करो, 2 × 0 0 आ गया, 3 × 2 6 आ गया, 4 × 1 4 आ गया। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पर 1 × 1। हमने जब तक एक रो को किया तो पहली रो के ही एलिमेंट आएंगे। पहली रो को पहले कॉलम से किया तो ये आ गया, आप ऐसे लिख सकते हो। पहली रो को पहले कॉलम से किया तो आपके पास ये एलिमेंट आया। जब आप पहली रो को दूसरे कॉलम से कर रहे हो, पहली रो को दूसरे कॉलम से कर रहे हो तो ये एलिमेंट आएगा। अब हमारे पास सेकंड रो आ रही है, उसको हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। तो यहाँ से 1 × 1 1 आ गया, 0 × 2 0 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। अब 1 को इस 0 से करो, 0 आ गया, 0 × 2 2 आ गया, और 0 आ गया, 2 × 1 2 आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 + 6 8 और 12 20, 6 + 4 10, 6 + 1 7 और यहाँ पर आ गया 2। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो आपका कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारे पास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जैसे हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज थी, एडिशन में प्रॉपर्टीज़ थी। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि AB और BA बराबर नहीं होता। कोई स्पेशल कंडीशन होती है जहाँ बराबर हो सकता है, लेकिन हर जगह बराबर नहीं होता। अगर हर जगह बराबर नहीं होता तो आप इसको बोलोगे कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इज़ मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव और नॉट इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, अलजेब्रा में होता है। एसोसिएटिव ये होता है, क्योंकि अगर आप AB को C से मल्टीप्लाई करोगे या फिर A को BC से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ऑर्डर ऐसे ही रहना चाहिए, ABC ऑर्डर ऐसे ही होना चाहिए। ऑर्डर चेंज कर दिया तो बराबर नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं करना। I को हम A से मल्टीप्लाई करें तो A आएगा, A को I से करें तो भी A आएगा। यानी आइडेंटिटी क्या होती है भाई, उसको जैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी मोल्ड कर लो, वो वैसी रहती है। यानी यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम मैट्रिक्स ही रहती है, चेंज नहीं होगी। A + B + C, A इंटू में B + C। तो नॉर्मल जैसे आप AB को मल्टीप्लाई करोगे, AC को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ कहता है कि भाई AB और AC अगर दोनों बराबर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि B और C बराबर हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडिशन में था कि A + B और A + C अगर बराबर है तो B और C बराबर होंगे। मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर हों। A इंटू में B = A इंटू में C नॉट इम्प्लाइज दैट B = C। कैंसिलेशन लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इसको। अब यहाँ पर कहता है कि कोई स्केलर है, उसको 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो उस स्केलर को आप किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, A से मल्टीप्लाई करके फिर B से मल्टीप्लाई कर दो, या उस स्केलर को सीधा B से मल्टीप्लाई कर दो फिर A से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट तीनों का सेम ही आएगा। If AB = 0 then it does not mean that A = 0 और B = 0। मतलब ये कहता है कि भाई A और B का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि A या B 0 होगा या उन दोनों में से कोई एक 0 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हो, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 मैट्रिक्स आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि भाई AB = 0, इट मीन्स A = 0, B = 0, AB both are equals to 0 and AB are non-zero।
तो यहाँ पर ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहला ऑप्शन ठीक हो कि A 0 है या B 0 है या जो A और B दोनों 0 हैं। ये हो सकता है कि भाई A और B में बी नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इफ़ A and B are two matrices such that AB exists, then BA may or may not exist। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर मान लो कि AB तो आपने निकाल दिया, लेकिन क्या BA भी निकाल सकते हो? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर का फ़र्क आ जाएगा। जैसे अभी अभी हमने किया कि भाई A का ऑर्डर था 2/3 और B का ऑर्डर था 3/1, तो इन दोनों का ये सेम था, तो ये दोनों AB तो मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन अगर आप BA को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो पहले B लिखना पड़ेगा, फिर A लिखना पड़ेगा। B का ऑर्डर ये है और इसका ऑर्डर ये है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये 1 और 2 ये दोनों तो इक्वल नहीं होते। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो BA मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, BA निकल ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि A भी निकल गया तो BA भी पॉसिबल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये कहता है कि मान लो आपको A² की वैल्यू निकालनी है। अब A² का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आपसे बोला जाता है कि भाई A² फाइंड करिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे कर दोगे, नहीं, ऐसे नहीं करना। A² का मतलब है कि A को A से मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो लिखते चलेंगे। यहाँ से देखो 1 + 6 7 आ गया, इधर से करेंगे 2 + में 8 10 आ गया, इधर से करोगे 3 + में 12 15, इधर से करेंगे हम 6 + में 16 ये आ गया 22। तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसे आएगा, जब भी आप स्क्वायर करेंगे। ऐसे आप क्यूब करेंगे तो क्यूब का मतलब हो जाएगा A या फिर आप लिख सकते हो A² × में A। तो अगर आप A की पावर m और A की पावर n को मल्टीप्लाई करते हो, A की पावर m और A की पावर n को मल्टीप्लाई करते हो, तो आप A की पावर m + 1 निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं A की पावर 2 को A की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं A की पावर 4 निकाल रहा हूँ। ठीक है, बात वही है। अब A की पावर m फिर उसकी पावर अगर n आ जाए, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम करते हैं, A की पावर m फिर उसकी होल पावर n आ जाए, तो इसका मतलब होता है A⁻mn, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A⁻n⁻m। I की पावर कितनी भी कर लो यार, I की पावर कितनी भी कर लो, I हमेशा 1 वो I ही रहता है। जैसे 1 की पावर आप जितनी मर्जी कर लो, 1 की 10 बार मल्टीप्लाई कर लो, 100 बार कर लो, 50 बार कर लो, 1 ही रहता है। I को भी आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, वो I ही रहेगा, चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है और गलती करने वाला भी क्वेश्चन है। क्या गलती होती है यहाँ पर? ये कहता है मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है f(x) = x² - 3x + में 2। अब आपको इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x² को x को रिप्लेस कर देना है a से, -3a + में 2। अब ये 2 जो है ना ये स्केलर है। आप लिख रहे हो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में सारी की सारी टर्म क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स है एक, यहाँ पर 3a, 3 को a से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स ही बनेगी ना। अब यहाँ खाली आप 2 लिख रहे हो, कोई मैट्रिक्स ही नहीं है। तो जब खाली स्केलर क्वांटिटी दी होती है तो हमेशा उसके साथ आपको i लगा कर चलना है। ठीक है, हमेशा i लगा के चलना है, कभी भी स्केलर क्वांटिटी को नहीं छोड़ना है जब भी आपसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है, आप a² निकाल देंगे, 3a निकाल देंगे, 2i निकाल देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन जाएगा आपका एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पूरे चांस है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो जब उसका हम ट्रांसपोज लिखते हैं तो उसको हम a' या फिर a के ऊपर पावर में से t लगाकर उसको डिनोट कर सकते हैं, और इसका जो ऑर्डर आएगा A ट्रांसपोज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जो रो थी वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, हमें करना है इसका ट्रांसपोज फाइंड। तो ये रो थी हमारे पास 1 2 3, ये कॉलम में चली जाएगी
ये भी कॉलम में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आएंगी, ये ए है और ये इसका ट्रांसपोज है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप ट्रांसपोज का फिर दोबारा ट्रांसपोज कर दोगे तो ए के बराबर आएगा, यानी इसी का दोबारा से आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर आप दो मैट्रिक्स का सम करके या उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर ट्रांसपोज करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले वाले का ट्रांसपोज करो, दूसरे वाले का ट्रांसपोज करो और बीच में प्लस माइनस जो भी साइन है वो साइन लगा दो। अगर आप थर्ड पे जाते हैं प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर कहता है के इंटू में ए ट्रांसपोज, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप ट्रांसपोज निकाल लो, बाद में के से मल्टीप्लाई कर दो, या आप चाहते हो कि भाई पहले के से मल्टीप्लाई कर दूँ बाद में ट्रांसपोज निकाल दूँ। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर आपके सेम ही वैल्यू देंगे। मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है सिस्टम, ये ध्यान रखना। ए बी का जो ट्रांसपोज आप निकालोगे तो पहले बी ट्रांसपोज निकालना है, फिर ए ट्रांसपोज निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे अगर दो से ज़्यादा मैट्रिक्स भी आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने 3 मैट्रिक्स लिखी है, ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज निकालना, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ए बी सी का होल ट्रांसपोज है, तो ये बन जाएगा सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हों तो भी ऐसा हो सकता है कि 5-6 मैट्रिक्स हो, बस रिवर्स कर दो, रिवर्स लॉ भी बोलते हैं इसे, उल्टा कर दो। जो भी लास्ट में मैट्रिक्स दी है उसका ट्रांसपोज पहले, फिर उससे पहले का, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, इस तरह से बस उल्टा रिवर्स प्रोसेस कर दोगे तो वो बन जाएगा इन सब का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड ही हमारे पास मैट्रिक्स आती हैं, सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंज ही ना हो, जैसी मैट्रिक्स पहले थी वैसे ही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर ये तो मैंने कुछ और ले लिया, हमें लेनी है ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर सेम आए। तो मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई 1 2 3 2 4 6 3 6 5। अब इसका आप ट्रांसपोज करो, इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, 2 4 6 ऐसे आएगा, 3 6 5 ऐसे आएगा। अब दोनों में आप कंपेयर करो, कुछ चेंज है क्या? 1 2 3 1 2 3, 2 4 6 2 4 6, 3 6 5 3 6 5। तो ट्रांसपोज करने पे कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, और इसके अलावा जो तीसरा एलिमेंट है हमारा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ बड़ी काम आएगी, आपको ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा डायरेक्टली ही वैल्यू निकाल पाओगे अगर आपको ये कंसेप्ट पता है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने पर हमारे पास ट्रांसपोज करने पर वैल्यू तो सेम आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, यानी माइनस ए आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आप लिखोगे 0 1 3 -1 0 -5 -3 5 0। अब इसका ट्रांसपोज आप करके देखो, 0 1 3 -1 0 -5 -3 5 0। अब इस मैट्रिक्स में और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है। 1 -1 हो गया, 3 -3 हो गया, -1 +1 हो गया, -5 +5 हो गया, 3 -3 हो गया, 5 -5 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन निकाल दोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स के बराबर ही तो आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो -a। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर कि हमने जब ट्रांसपोज किया तो इसमें जो मैट्रिक्स मैंने लिखी तो ये ज़रा 3 एलिमेंट थे ना, ये हमने लिए 0। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है हमेशा 0 होंगे। दूसरी पहचान क्या है, और दूसरा डायरेक्टली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 1 है,
इधर -1 है, साइन चेंज होगा, इन दोनों का साइन चेंज होगा, इन दोनों का साइन चेंज होगा, और इन दोनों का भी साइन चेंज होगा। तो ये पेयर वाइज आप ध्यान रखेंगे, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप, मिनट भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। क्वेश्चन जब हम करेंगे तब इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे एक बार। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो इसमें हमेशा 0 होंगे। अगर आपके पास ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर आपने क्या करा, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, यानी किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज आपने ऐड कर दिया तो हमेशा सिमेट्रिक आएगा, और किसी भी मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज आपने माइनस कर दिया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप एक ऐसी दो ऐसी मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हो जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक हो। अगर आप a प्लस ए डैश करके उसका हाफ करोगे, क्योंकि a प्लस ए डैश मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हाफ कर दोगे तो भी वो सिमेट्रिक रहेगा, ऐसे माइनस करके हाफ कर दोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास a मैट्रिक्स के बराबर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स होती हैं जिसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, जिसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो डिटरमिनेंट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स में वो नहीं है। यहाँ पर बस आपको इतना समझ लेना है कि अगर किसी मैट्रिक्स को ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, अब ए बी और बी ए नॉर्मली बराबर नहीं आता है, हर एक जगह बराबर नहीं आता है, लेकिन अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर आ गए और ये दोनों आई के बराबर आएंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बनेगा, बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आइडेंटिटी बनेगा, तो आप कह सकते हो कि भाई ए का जो इन्वर्स है वो बी के बराबर है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो बी का इन्वर्स है वो ए के बराबर है, और मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स होता है तो वो इन्वर्स यूनिक होता है, यूनिक होता है मतलब एक ही इन्वर्स निकलेगा, किसी एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्स नहीं निकल सकते, एक ही इन्वर्स निकलेगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो जितना भी मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट था वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उन क्वेश्चंस के अंदर क्या ट्रिक्स आपको यूज़ करनी है, कैसे आपको उनको समझना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो साथ ही आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सबको आप शेयर करें ताकि वो भी चैनल का पूरा बेनिफिट ले सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।